जय हिंद आप सभी को। आज बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। आज न्यू सिलेबस पर आधारित प्रैक्टिस सेट है, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। इसके पहले का 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिए। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके चेक कीजिएगा, आपको चारों प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और वॉल्यूम 2 का भी पीछे 8 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं और 2 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं जो एग्ज़ाम रद्द हुआ था 2023 में, उसका भी हम करवा चुके हैं। तो सभी लोग जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, पीछे का क्लास सभी लोग रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जितने भी अभी एग्ज़ाम हो आपका शिफ्ट में होने वाला है ना, सभी एग्ज़ाम में जो जिनका भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, सभी में आपको बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा करेगा। जितना आप क्वेश्चन को नज़रों से पार कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। तो सभी प्रैक्टिस सेट का पीछे भी रिवीजन किया कीजिए, जो वर्तमान में प्रैक्टिस सेट आता है उसको भी आप लोग प्रैक्टिस सेट किए, मतलब उसको रिवीजन किया कीजिए। बस बारीकी से अच्छे से देखिए, पूरा क्लास को पूरा देखिएगा, तभी आपको जो है ना पूरा 100% क्वेश्चन याद होगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। और आपको इसका PDF चाहिए, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन पे चेक कीजिएगा, उसमें लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और एक टेस्ट ग्रुप होगा जहाँ पे 3 बजे डेली बिहार पुलिस सिलेबस पे प्रैक्टिस सेट अभी हो रहा है। टोटल अभी प्रीवियस ईयर लगातार चल रहा है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करके भी वहाँ पे टेलीग्राम पे टेस्ट दिया कीजिए। और बाकी यहाँ पे जो भी चैनल पे प्रैक्टिस सेट आता है सभी को अच्छे से बारीकी से रिवीजन कीजिए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। और बाकी जो NCERT का सीरीज जो स्टार्ट हुआ है, एक क्लास उसका बायोलॉजी का आया है और एक क्लास हिस्ट्री का आया है, 2 क्लास अभी आया है। बाकी आज जो है ज्योग्राफी का आएगा और बाकी नेक्स्ट क्लास साइंस और हिस्ट्री का दोनों क्लास आएगा। तो आप लोग बस जितना भी क्लास आता है सभी क्लास को अच्छे से रिवीजन कीजिए। जितना रिवीजन कीजिएगा आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाइएगा। तो 100% जो है ना आपका रिजल्ट बिल्कुल होगा, इसमें कोई जो है ना शक नहीं है। बस आप जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। और बाकी इसका प्रैक्टिस सेट का PDF हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग इसमें जो भी डिटेल दिया हुआ है आप लोग डिटेल पढ़ लीजिएगा। बाकी कुछ डिटेल जो है हम बताते जाएंगे, और ज़्यादा बताते इसलिए जो है ना क्लास क्या होता है लॉन्ग चल जाता है वीडियो, इसलिए थोड़ा सा कम बताते हैं। बस सटीक बस रिवीजन करवा रहे हैं कि बस रिवीजन कीजिए, आपको सेट से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, इसके पहले का 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। और अभी एक पता है ना कि मार्केट में भी अंकित सर का जो है स्टडी मूड का जो एक बुक आया है बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट का, और आप लोग कमेंट में बोलिएगा। तो अगर आप लोग में से कोई बुक लिए हैं, अभी तो हम बुक लाए नहीं है, अगर आप लोग बुक देखे होंगे, अगर अच्छा बुक है तो उसको हम प्रैक्टिस सेट करवा देते हैं। मतलब वही है कि डेली 3-4 प्रैक्टिस सेट, मतलब 500-600 क्वेश्चन डेली रिवीजन कीजिएगा, आपको फ़ायदा ही करेगा। तो आप लोग कमेंट बताइएगा कि अगर आप किनके पास बुक है, अगर उनका मतलब उसका देखें, क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो कैसा उसमें क्वेश्चन डाला हुआ है, आप लोग बताइएगा, रिव्यू दीजिएगा। तो जैसा होगा तो बुक ला करके जो है ना आपको हम प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिएगा। पहले तो सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए हर ग्रुप में, और लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए कि जब भी क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी अगर जो लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़े होंगे तो वहाँ पे लिंक जाता ही है, तो आप लोग को पता चलता ही होगा हाँ कौन सा क्लास आया नहीं आया। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आप लोग आंसर जरूर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नांकित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा की संज्ञा दी? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल जो है नए सिलेबस पर आधारित प्रैक्टिस सेट है, याद रखिएगा। तो कह रहा है निम्नांकित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा की संज्ञा दी? तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहला बात तो एक है ना, बहुत लोग क्या कहते हैं ना कल कि क्वेश्चन गलत, आंसर गलत बता रहे हैं, खुद तो नॉलेज है ही नहीं, दूसरे को आंसर गलत बता रहे हैं। अरे पहले देखिए ना कि क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर। हाँ, कल थोड़ा सा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा मतलब ये हो रहा था, एकदम नहीं कर पा रहे थे क्लास को रिकॉर्ड। तो सोचे नहीं करना ही है ना, क्योंकि डेली समय घट रहा है, तो हमको क्लास देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी हम लोग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका पता है, उनको लग रहा है कि नहीं मेरा जितना हो सके प्रैक्टिस रिवीजन हो जाएगा, तो उनको आशा रहता है कि नहीं क्लास आएगा। इसलिए मजबूरन हमको कल जो है रात में हम पता है 12 बजे क्लास हम रिकॉर्ड किए हैं, इसलिए जो है हम उसको बहुत लोग बोल रहे हैं इसका आंसर गलत है। अरे पहले आपके पास नॉलेज है, आप पहले चेक कीजिए ना कि उसका आंसर गलत है कि सही है। और मानते हैं कि कभी कभी का क्वेश्चन वर्ड होता है ना कि जहाँ पे कुछ लिखा रहता है उसको गलत बोला जाता है, तो सबसे होता है। हम कोई भगवान नहीं है कि मेरे से नहीं होगा। आप करके देखिए ना, जितना आसानी से बोलते हैं ना उतना करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे कितना मेहनत से क्लास को करवाया जाता है। एक बार करके देखिएगा। जो लोग नहीं कैमरा से बोले ना कि यहाँ पे ऐसे बोलने में और कैमरा के सामने बोलने में बहुत फ़र्क पड़ता है। और एक गलती कोई जानबूझ गलती नहीं करता, मिस्टेक से गलती हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग इतना समझ सकते हैं। और एक कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं रहता है, बाय मिस्टेक एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता है तो बाय मिस्टेक होता है।
आप इस बात को समझिए। और पता है हम हवा हवा टाइप का नहीं है कि मतलब किसी तरह जो है ना 20 मिनट का बिट क्लास लाएं आपको करवा दिए। ऑथेंटिक क्लास रहता है, आप प्रूफ के साथ देंगे, आपको हर वो चीज़ देंगे। जो लोग हम मेरे से पहले से जुड़े हैं ना, उनको पता होगा कि किस तरह से हम करवाते हैं। हमको पता है डिस्कशन जब करवाते हैं ना, ग्रुप डिस्कशन, तो हमको पता है कैसे क्वेश्चन याद होता है। कोई तो नहीं करवाता होगा। हम 20-25 लड़के जो है ना, मतलब हमसे सीनियर लड़के रहते हैं, वहाँ पे हम करवाते हैं डिस्कशन। आपको बता रहे हैं, आज पहली बार बता रहे हैं, पहले भी क्लास में बताए होंगे। हम करवाते हैं डिस्कशन, उसमें हमको पता है कि कैसे क्वेश्चन याद होता है। ये नहीं कि ये बस एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आंसर दे रहे हैं, एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आंसर दे रहे हैं। ये क्या तरीका है? बहुत देखे ना यूट्यूब पे चैनल पे बहुत सारे लोग हैं, बस अभी तो हम हमको देख के तो इतना अच्छी लगता है ना कि कितना लोग बेवकूफ़ है लड़के लोग, कि मतलब क्वेश्चन वही है, बस हमने लगा के NCERT 9-10 पे मतलब आधारित क्वेश्चन ये लड़ने वाला प्रश्न है, मतलब एग्जाम में मतलब 100 में 50 क्वेश्चन आने वाला है। हद है यार। मतलब वही क्वेश्चन को बस टाइपिंग कर करके मतलब लग रहा है कि स्टूडेंट उसी के पीछे भाग रहा है। जो क्लास सही बात है, जो ऑथेंटिक क्लास रहता है ना, उस पर लोग कोई ध्यान नहीं देता है। और आपको हमें NCERT का जो बुक दिखाया है ना 6 to 12 है, आप उसका क्वेश्चन अगर दोनों क्लास का देखे होंगे ना, PDF दोनों क्लास का भेज दिए हैं, आप देखिएगा पता चला कि कहाँ किस क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा हुआ, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। और सारा 9, 10, 11 मतलब और 6 to 12 वो NCERT नोट्स है। तो एक तरह से जो है ना, अब हमसे जुड़े हैं ना, तो हम विश्वास कीजिए, हम कोई गलत तरीके से जो है ना आपको हम बगलाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए छोड़िए, बहुत ज़्यादा क्लास लॉन्ग हो जाए, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय है, आप लोग के पास भी बहुत कम समय की जितना हो सके आप रिवीजन कीजिए। बाकी जितना होता है हम ज़रूर आपको ना मदद करेंगे, जितना आप हमको सपोर्ट करते हो उससे 3 4 गुना आपको हम देने की कोशिश करेंगे, अपना हर वो चीज़ देने की कोशिश करेंगे कि आपको फ़ायदा हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा था कि निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय व महात्मा की संज्ञा दी थी? इसका आंसर याद रखिए, संवैधानिक उपचारों का क्या होगा? अधिकार होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का प्रावधान है? बताइए कौन सा अनुच्छेद है? ये तो बहुत एक अनुच्छेद का क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। इसलिए हम जो है ना आज ये शाम तक आपको टोटल अनुच्छेद का पहले से 1 से लेकर 100 तक करवा देंगे। आपको सारा अनुच्छेद का जो है ना ज्ञानबिंदु सर का जो है दरोगा में मिला है, नोट्स मिला है पॉलिटी का, उसमें इतना बारीकी से अनुच्छेद दिया हुआ है ना, आपको हम करवा देंगे, उसका PDF भी भेज देंगे। आप लोग जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। एकदम बहुत अच्छा सर नोट्स बनाए हैं, उसमें सारा टोटल अनुच्छेद दिया, उससे एक अनुच्छेद बाहर नहीं आएगा। तो उस अनुच्छेद का क्लास हम करवा देंगे, आप लोग उसको रिवीजन कर लीजिएगा, आपको एक भी अनुच्छेद नहीं छूटेगा। हर एक एग्जाम में आपको अनुच्छेद जो है पूछेगा ही है, हर एक शिफ्ट में आएगा। तो बस याद रखिएगा। तो 2 का जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? 280 है। सबको पता है कि वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में है। तो याद रखिए संविधान के अनुच्छेद 280 में क्या है? तो वित्त आयोग का प्रावधान है। वित्त आयोग क्या है? संवैधानिक का, इसका संविधान में जो है चर्चा है, तभी तो अनुच्छेद 280 में है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? बताइए क्या होगा? संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो 3 का राइट आंसर होगा क्या? बताइए आप लोग। 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। आप लोग जो है ना कमेंट में आंसर देने की कोशिश कीजिए, लिखिए, और बाकी तो हमें क्वेश्चन याद होगा ही, लेकिन बस ध्यानपूर्वक देखिए। अगर नहीं भी आंसर दे रहे हैं तो अपने आप में अध्ययन कीजिए कि क्वेश्चन का हमको आंसर आ रहा था कि नहीं आ रहा था। सच में हमको आ रहा था कि नहीं आ रहा था? अगर OMR शीट पर बनाते भी तो क्या गलती हो जाए कि सही करते? बस इतना आप में गौर से देखिएगा ना, अब सारा फोकस अगर क्लास पे रखिएगा, आपका हर वो क्वेश्चन याद होगा। आप पर एक दिन करके देखिए, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, जितना हम टेलीग्राम चैनल पे भेज दिए है ना सब स्टडी मटेरियल, उतना आप किसी भी टेलीग्राम चैनल पे चेक कर लीजिए, कभी कहीं नहीं मिलेगा, बता रहे हैं आपको हम। आप एक बार चेक कीजिएगा फाइल, कितना PDF है, कितना स्टडी मटेरियल है, हर वो चीज़ भेजे हैं। बाकी अभी बिहार इसका होमवर्क से चल रहा था, वो तो अभी फिलहाल रोक दिए कि नहीं, जितना भी हो सके प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, और उसके जगह हम सारा प्रैक्टिस सेट आपको भेजेंगे पूरा स्कैन करके। उसके जगह पे जितना हो सके प्रैक्टिस सेट रिवीजन कीजिए, आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन नहीं, बस पीछे भीड़ के पीछे भागना है, और बाकी हमको क्या मतलब है। आपको जो समझदार हैं वो सही जगह पे पढ़ रहे हैं, सही जगह। ऐसा नहीं कि जिनको हम ज़बरदस्ती नहीं बोलते, हम ही को अच्छा लग रहा है, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, जिनको अच्छा लगे वहाँ कीजिए। तो बस एक तरह से आपको रिवीजन करवा रहे हैं हम सारा क्लास को अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अशोक मेहता समिति 1970 का संबंध किससे है? बताइए। पहला क्वेश्चन याद रखिए, अशोक मेहता समिति का स्थापना कब हुआ था? 1977 में स्थापना हुआ था। और बोल रहा अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? तो याद रखिए 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। किससे है? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए निर्देशित सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध में है? बताइए।
कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए निर्देशित सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। 1 और 2 है, क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन है, समान नागरिक क्या है, संहिता है। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। कह रहा है कि भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन से द्वारा किया जा सकता है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संसद, क्या होगा, भारतीय संसद। और याद रखिएगा ना कि संचित निधि का पूछेगा कि संचित निधि का जो वर्णन है किस अनुच्छेद में, तो 266 में है। आकस्मिक निधि का बोलेगा तो वर्णन किस अनुच्छेद में, 267 में। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करती है, बताइए। कह रहा है कि भारत सरकार जो है भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करती है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 18 है, क्या अनुच्छेद 18 है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि संस्कृति और शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य क्या है, बताइए। कह रहा है कि संस्कृति व शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य क्या है। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा करना, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे, कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, बताइए। भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितना होता है। क्या देखिए 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 साल का होता है। कितने होता है, तो 5 साल का होता है। उपराष्ट्रपति का जो पदावधि होता है उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक होता है। हालांकि वो अपनी पदावधि में से किसी भी समस्या अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारतीय इतिहास में भारतीय संसद उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला शास्त्रीय नर्तकी कौन है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय इतिहास में भारतीय संसद की उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला शास्त्रीय नर्तकी कौन सा है। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 10 का। आप लोग बताइए आंसर, कमेंट में आंसर देते जाइए। 10 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, रुक्मणी देवी अरुणडेल। क्या है, रुक्मणी देवी अरुणडेल। बहुत जल्द जो है ना हम आप लोग को प्रैक्टिस सेट लाइव भी करवाने वाले हैं। क्या आप लोग समय देंगे, आप लोग कमेंट में बताइएगा ना कि कुछ प्रैक्टिस सेट को लाइव करवाया जाए। आप लोग कमेंट बताइएगा, ऐसा रहेगा तो कुछ का प्रैक्टिस सेट को ना हम लाइव करेंगे। आप लोग आपसे जो है रूबरू एकदम क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा और बाकी समय उसमें देंगे 2-3 सेकंड का आप लोग को बताने के लिए। आप लोग जैसा होगा बताइएगा कमेंट में। आप लोग का जो है ना मन का जो बात है ना वो जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सब मिलकर चलने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, बताइए। तो याद रखिए नाबार्ड का जो स्थापना हुआ था ना, इसका हुआ था 1982 में हुआ था। और याद रखिए नाबार्ड का जो स्थापना हुआ था 1982 में हुआ था। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछेगा तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछेगा तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। और नाबार्ड जो स्थापना हुआ 6ठी पंचवर्षीय में स्थापना हुआ था और शिवरमन समिति की सिफारिश पे जो है नाबार्ड का स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 12 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति में सुधारने में सक्षम नहीं है, बताइए। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, निर्यातों पर अधिक कर लगाना ये नहीं है, लेकिन ये जो है ना आयात प्रतिस्थान पर नीति को बढ़ावा देना और रुपये का मूलन और आयातों पर अधिक कर लगाना, ये सब क्या है, तो सक्षम है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था। कह रहा है कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का जो है गठन किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी है, नीरज कुमार गुप्ता समिति। आगे देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट है, इसका देखिए आंसर बता रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा, बाकी हम PDF भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, डी होगा। आप लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक है ना, कब जो है लाइव एक प्रैक्टिस सेट एक या 2 प्रैक्टिस सेट आपको लाइव करवाया जाए। आप लोग समय बताइएगा और अगर सब लोग बोलेंगे तो हम लाइव करवाएंगे, अगर सब लोग का रिव्यू नहीं रहेगा तो फिर जैसे हो रहा वैसे करवाएंगे, लेकिन एक प्रैक्टिस सेट तो होगा। आप लोग समय बता दीजिएगा। देखिए आकृति वाला ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन को पक्का कन्फर्म आएगा कि मतलब उसको फिल करना पड़ेगा कि पूरा का कृति कैसे बनेगा। देखिए एक क्वेश्चन 15 का आंसर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा, 15 का डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, तो 16 का राइट आंसर होगा क्या है, 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, क्या होगा, डी होगा। आगे देखिए यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन
वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे दिया हुआ है कि समथिंग दैट कैन बी क्राइड इजली, समथिंग दैट कैन बी क्राइड इजली क्या होगा 17 का? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? पोर्टेबल होगा। क्या होगा? पोर्टेबल होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें खाली स्थान को भरना है। इफ़ द नाइवर्स हैड नॉट खाली स्थान फूड वी माइट हैव स्टार्व्ड होगा। क्या होगा? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? प्रोवाइडेड होगा। क्या होगा? प्रोवाइडेड होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें इनकरेक्टली वर्ड को चुनना है, कौन सा जो वर्ड है ना वो इनकरेक्ट है, मतलब गलत है। तो 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? हॉस्पिटलिटी जो है ना ये गलत है। क्या है? तो हॉस्पिटलिटी गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? HOSPITALITY होगा, ठीक है, तब हॉस्पिटलिटी होगा। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे ये कह रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी इनकरेक्टली वर्ड चुनना है, बताइए कौन होगा? तो इसमें कौन जो गलत है? तो इसका जो आंसर होगा 20 का क्या होगा? तो 20 का सी होगा। लेडीज लेवल जो है ना ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलत है। यहाँ पे इसका सही मीनिंग क्या होगा? LEDGIBLE होगा। LEGIBLE। यहाँ पे डी नहीं होगा, LEGI लेजिबल होगा होता है ना, इसका मतलब ये होगा, डी नहीं होगा, LEGIBLE होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिमिलर का क्या होगा बताइए? कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिमिलर का क्या होगा? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन। सिमिलर मतलब होता है समान होता है, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स आप क्या बोल रहा है? सिनोनिम्स पूछ रहा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 21 का क्या होगा? बी होगा। एलाइक होगा। क्या है? एलाइक, ये एलाइक याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम टू पुल ए फास्ट वन समवन। टू पुल ए फास्ट वन समवन में क्या होगा? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू चीट समवन। क्या है? टू चीट समवन। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हैंड रिटन बुक का क्या होगा बताइए? हैंड रिटन बुक का बोलेगा तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? मानसू स्क्रिप्ट। क्या है? मानसू स्क्रिप्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे कर रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंसेस इफ देयर इज नो नीडेड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। यहाँ पे कह रहा है इट आई सी ए स्नैक, आई ट्राई टू कैच इट। क्या होगा बताइए? तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? बिल ट्राई टू कैच। क्या होगा? बिल ट्राई टू कैच। अब आइए देखिए यहाँ से कह रहा है कि हिंदी क्वेश्चन है, कह रहा है कि बाक 1 बाक 6 के मध्य वाक्यों का सही क्रम बताइए। यहाँ पे बाक 1 से लेकर बाक 6 तक बोल रहा है कि मतलब जो वर्ड पूरा होगा ना उसके बारे में बताना है, बोल रहा है कि कौन सा होगा। तो पहले का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? पहले का ए होगा। पहले होगा र होगा। देखिए अंग्रेजी भाषा को सीखने में इतने समय का, पहले ये होगा, ठीक है, उसके बाद ल होगा। उस अंग्रेजी सीखने का समय, फिर ल क्या अवयव कर देता है कि ज्ञान विज्ञान के अन्य विषयों में अन्य विषय। यहाँ पे फिर क्या होगा? यह होगा कि अध्ययन के लिए उसके पास समय ही नहीं रहता है। साधन, उसके बाद वह होगा। साधन अध्यास हो गया हो इसके दूरगामी परिमाण देश, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो यह र ल य व होगा। इसको पूरा करना था वर्ड को, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन बस प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको पढ़ के जो है ना आप बना सकते हैं पूरा ऑप्शन पढ़ने के बाद। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द को चुनिए जो देखने योग्य हो, उसे क्या कहेंगे बताइए? जो देखने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दर्शनीय कहेंगे। क्या कहेंगे? दर्शनीय कहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है बताइए? कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द जो है स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गोद होगा। क्या होगा? गोद होगा। और एक बात सुनिए मेरा, हम बोलना चाह रहे हैं आपसे, बहुत लोग बोल रहे हैं कि जो सर होमवर्क जो आप होमवर्क चला रहे थे वो सभी एग्जाम के लिए बिहार पुलिस में नाम दिया जा रहा था, बाकी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव था, NCERT था, SPD था, SPD ब्रह्मास्त्र था, बोल रहे हैं कि उसका होमवर्क अब ख़त्म कर दिया क्या? नहीं, 7 तारीख से जो है ना आपको होमवर्क 7 के बाद मतलब 7 या 10 तारीख से आप लोग को फिर कंटिन्यू होमवर्क मिलेगा। जब तक बुक पूरा ख़त्म नहीं होगा, जब तक पूरा होमवर्क बंद नहीं होने वाला, आपको सारा बुक ख़त्म करवाएंगे। जैसे होमवर्क आपको मिल रहा था वैसे सारा होमवर्क मिलेगा आपको। बस इधर 10 दिन हम सोच रहे हैं ना कि जितना भी समय मिल रहा है सारा हम आप लोग को प्रैक्टिस से रिवीजन करवाएं। तो 7 या 10 तारीख के बाद आपको जो है कंटिन्यू होमवर्क मिलने लगेगा। और बाकी घटनाचर का जो होमवर्क का स्टार्ट हुआ, BPSC जितने बिहार एग्जाम मतलब BPSC जो फॉर्म भरेंगे, BPSC के एग्जाम देंगे और दरोगा के एग्जाम देंगे, बाकी जो जितने भी स्टेट पीसेस का जो एग्जाम होता है ना, सारा का बुक का हम फोटो भेजे थे, सारा बुक हम ले आ चुके हैं, मतलब 1 सप्ताह पहले ही लाए हैं।
तो सारा बुक आ चुका है, उसका भी होमवर्क सीरीज अलग से स्टार्ट होगा। और उसके लिए जो भी तैयारी करने वाला उनका फोकस है दरोगा हमको इस बार निकालना है, और ये क्या बोलता है बीपीएससी निकालना है, और भी लोग जैसे यूपी पुलिस का भरते हैं, यूपीएसआई का भरते हैं, और भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है। जितने भी अगर घटना चले जिनको भी पढ़ा हुआ है ना, सीनियर है तो पढ़ लेंगे तो उनका तो क्लियर हो जाएगा। नया एडिशन है तो उसका लिए अलग होमवर्क स्टार्ट होगा, तो उसके लिए तो बताया जाएगा आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि जो क्षय ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, बताइए। कह रहा है जो क्षय ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षय होगा। क्या होगा, अक्षय होगा। आगे ये कह रहा है अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है, बताइए। अंगारों पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 29 का ए होगा। क्या होगा, ईर्ष्यों में व्यथित होना। क्या है, ईर्ष्या में व्यथित होना, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे करा कृष्ण का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। कृष्ण का जो विलोम शब्द होगा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, शुक्ल है। क्या है, शुक्ल है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे करा फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान क्या है, बताइए। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान क्या है, तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, औरोही हिंगना। क्या है, औरोही हिंगना है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे करा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है, बताइए। इसमें कह रहा है शुद्ध वाक्य, ये भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा। कह रहा है इसमें शुद्ध वाक्य छाटना रहेगा, पढ़िएगा वो लगेगा कि हाँ इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है, बताइए। इसमें सोचिए कि कौन सा शुद्ध वाक्य होगा, बताइए आप लोग। तो 32 का आंसर क्या होगा, 32 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। हमारे शिक्षक प्रश्न करते थे, बिल्कुल सही है, यही शुद्ध वाक्य है। हमारे शिक्षक प्रश्न करते थे, यही वर्ड क्या है, तो सही है। आइए क्वेश्चन नंबर कर रहा है 33 कर रहा है कि किसी दो चालकों के प्रतिरोध क्रमशः समानांतर क्रम में एवं श्रेणी क्रम में 12 ओम और 50 ओम है, तो इनका अलग अलग प्रतिरोध क्या होगा। कह रहा है किसी दो चालकों के प्रतिरोध क्रमशः समानांतर क्रम में एवं श्रेणी क्रम में 12 ओम एवं 50 ओम है, तो इनका अलग अलग प्रतिरोध क्या होगा। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 ओम और 20 ओम होगा। क्या होगा, 30 ओम और 20 ओम होगा। आइए कह रहा है देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 3 मीटर और 6 मीटर द्रव्यमानों के दो पिंडों का संवेग समान है और पिंडों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, बताइए। तो 34 का राइट आंसर क्या होगा, 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, 2:1 होगा। आइए कह रहा है एक अवतल दर्पण के सामने ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो रेखीय आवर्धन का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो 35 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, +2 होगा। क्या होगा, +2 होगा। तो याद रखिएगा एक अवतल दर्पण के सामने ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो रेखीय आवर्धन का जो मान होगा +2 में होगा। क्या होगा। आइए क्वेश्चन रहे 36 पे। क्वेश्चन 36 कह रहा है कि गर्म करने से विस्तारण क्या होता है, बताइए। गर्म करने से विस्तारण क्या होगा। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। क्या करता है, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। आइए कह रहा है किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है, बताइए। कह रहा है किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन करता है। किसका करता है, विस्थापन का करता है। तो कह रहा था कि किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो विस्थापन का करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है कि भंवर धाराएं कब उत्पन्न होती है, बताइए। भंवर धाराएं कब उत्पन्न होती है। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धातुओं को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। क्या, धातुओं को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है बीजांडसन और फल भित्ति दोनों खाने योग्य भाग किसमें है, बताइए। बीजांडसन और फल भित्ति दोनों खाने योग्य भाग कौन सा है। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 39 का क्या होगा, 39 का ऑप्शन नंबर सी होगा, टमाटर होगा। क्या होगा, टमाटर। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 40 पे आइए कह रहा है कि समान लंबाई और व्यास तांबे चांदी और नाइक्रोम और कांच के 4 तार है, इन तारों में किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। कह रहा है समान लंबाई और व्यास के तांबे चांदी और नाइक्रोम और कांच के 4 तार हैं, इन तारों में किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। तो किसका प्रतिरोध अधिक होगा, बताइए। इसमें इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कांच के तार होगा। क्या होगा, कांच का तार का प्रतिरोध क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो याद रखिएगा कि समान लंबाई और व्यास के तांबे चांदी नाइक्रोम और कांच के 4 तार हैं, इन तारों में कांच के तार का प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। याद रखिएगा जो पदार्थ विद्युत धारा को अपने से विद्युत धारा को आसानी से प्रभावित नहीं होता है, उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होता है, और प्रतिरोध किसी चालक तार के मार्ग में अवरोध होता है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है। इस कथन को पढ़ना, ऑप्शन को बोला इसमें कौन सा कथन सही है। तो 41 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, बिल्कुल क्या है, ये कथन जो है क्या है, सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की है, बताइए।
बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की है? तो 42 का सही आंसर क्या होगा? 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? बताइए, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था क्या? तो 43 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, हेरोल्ड डोमर मॉडल। क्या? हेरोल्ड डोमर मॉडल। आगे कह रहा है क्वेश्चन 44 कह रहा है कि लेखानुदान बना है, बताइए किसके लिए बना है? लेखानुदान बना है किसके लिए? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44 के लेखानुदान बना है किसके लिए? तो बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि बैंकिंग में ओवरड्राफ्ट शब्द क्या अर्थ है? बताइए, बैंकिंग में ओवरड्राफ्ट शब्द का क्या अर्थ है? तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पकालिक वित्त पोषण सुविधा। अल्पकालिक वित्त पोषण सुविधा है। आगे आई क्वेश्चन 46 कह रहा है कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? बताइए, कह रहा है 1929 में के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे ये कह रहा है कि मिताक्षरा एक हिंदू विधि ग्रंथ है, इसका रचनाकार कौन थे? बताइए, मिताक्षरा एक हिंदू विधि ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन थे? तो 47 का सही आंसर क्या होगा? 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? विज्ञानेश्वर है। क्या है? विज्ञानेश्वर। आइए क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है 7 वर्षीय युद्ध 1756-1763 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा देश की फौजों की हार हुई? बताइए क्या होगा? तो 48 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्रांसीसी। क्या है? फ्रांसीसी। तो कह रहा है कि 7 वर्षीय युद्ध 1756-1763 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा देश की फौजों की हार हुई? तो फ्रांसीसी है। क्या है? फ्रांसीसी। बहुत सारे लोग क्या है ना कि हम तो टेलीग्राम चैनल पे जो भी हम क्लास करवाते हैं ना, मतलब उसका सारा पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं। आप लोग सच बताइए, दिल से बताइएगा कि जितने लोग मतलब क्लास करवाते हैं, रिवीजन क्लास जिसे हम करवाते हैं वैसे करवा रहे हैं, जो जितने भी टीचर करवाते हैं, आपको लगता हो कि कोई सारा पीडीएफ आपको भेजते हो, कोई बुक का सारा पेड कोर्स चलवाता है? हम भी देखें, आप हमको जरा एक आगो भेजे बताइएगा जरा, हमको लोग कमेंट करके, चाहे टेलीग्राम जो टेस्ट ग्रुप है उसमें कमेंट सेक्शन ऑन रहता है, आप लोग बताइएगा जरा हमको कौन जो है पूरा पीडीएफ आपको भेजते हैं क्लास करवाने के बाद, पूरा पीडीएफ डिटेल के साथ भेजते हैं बुक का, बताइएगा ज़रा। पता क्या करते हैं, आपको भेजेंगे, आपको आंसर भी नहीं रहेगा, सिर्फ आपका क्वेश्चन रहेगा, वो भी बहुत कम लोग देते हैं। लेकिन आपको जो है ना एक तरह से आपको सारा रिवीजन करवाना, उसके बाद सारा का प्रैक्टिस सेट का पूरा फुल पीडीएफ देना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। सोचिए, तब भी आप लोग बोलते हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आप बता दीजिए ना किसी भी चैनल का, मतलब कि आपको कोई मतलब क्लास करवा रहे, उसका पूरा पीडीएफ आपको डिटेल के साथ आपको भेज रहे हैं। बिल्कुल कोई नहीं दे रहे हैं, सब बस इतना रुपये दीजिए तब आपको पीडीएफ मिलेगा। हम मानते हैं ठीक है, लेकिन इतना भी तो नहीं है ना कि सारा बुक आप पीडीएफ कोर्स चलाइएगा। आपको जो क्लास करवा रहे हो तो उसको कम से कम दे दीजिए ना, लेकिन नहीं, वो भी नहीं देते हैं, कोई भी आप नहीं देते, सब पेड कोर्स चलाए हुए, सब पेड कोर्स चलाए हुए हैं। लेकिन आपको जो है ना, हम आपको जो है ना जितना हमसे हो सकेगा ना आपको हम सारा कुछ देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमको बस ये है वो है, बस मिल के तैयारी करवाएंगे, आप बस मिल के तैयारी करेंगे कि आपका जो है ना, आपका जो जिस चीज़ का आप एम रखे हैं ना, लक्ष्य रखे ना कि वो चीज़ हमको प्राप्त हो जाए, बिल्कुल प्राप्त होगा। बस आप पे अपने ऊपर भरोसा रखिए, आप सेल्फ स्टडी पूरा जम के कीजिए, बिल्कुल आपका ये रिजल्ट होगा, 100% रिजल्ट होगा। सिर्फ क्लास ले लेने से ना आप विद्वान नहीं बन जाइएगा, उसको करना पड़ता है। और पता है, आप जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा तब तक आप कुछ नहीं होने वाला आज की दुनिया में। तो इसलिए जो है ना अपने ऊपर भरोसा रखिए और जितना हो सके सेल्फ स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपका 100% रिजल्ट होगा। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है 29 अप्रैल 1954 को पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है, क्या है बताइए। कह रहा है 29 अप्रैल 1954 को पंचशील निम्न देशों के बीच समझौता है। तो 49 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत और चीन होगा। क्या होगा? भारत और चीन। आइए क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है कि निर्गुण संत कबीर के गुरु कौन थे? बताइए, निर्गुण संत कबीर के गुरु कौन थे? तो 50 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, रामानंद। क्या होगा? रामानंद। आइए क्वेश्चन नंबर 51 पे कह रहा अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था? बताइए, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है वो कहाँ किया था? तो 51 का सही आंसर क्या होगा? बताइए, 51 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? फतेहपुर सीकरी। क्या होगा? फतेहपुर सीकरी। आइए क्वेश्चन नंबर 52 पे कह रहा काला पानी कहाँ अवस्थित है? बताइए, काला पानी जो है ना वो कहाँ अवस्थित है? तो 52 का सही आंसर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो है ना काला पानी अवस्थित है। उत्तराखंड में स्थित काला पानी भारत और नेपाल के बीच क्या है? विवादित सीमा है। पूछेगा ना कि काला पानी विवाद जो है किन दो देश के बीच है? तो भारत और नेपाल। याद रखिए कौन सा दो देश है? तो भारत और नेपाल के बीच है। नेपाल के बीच जो है ना काला पानी विवाद है, याद रखिएगा। और ये कहाँ है? उत्तराखंड में। आइए क्वेश्चन नंबर 53 पे क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम है? बताइए,
कह रहा है दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? पम्पास है। क्या है? पम्पास। आइए क्वेश्चन रहे 54 पे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जानते हैं? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जानते हैं? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटोस है। क्या है? सेंटोस है। तो सेंटोस जो है ना विश्व का कहवा पतन के नाम से जानते हैं। अब भारत में सबसे अधिक बोलेगा तो कहवा उत्पादक राज्य बोलेगा तो कौन सा है? तो कर्नाटक। याद रखें, कौन सा राज्य है? कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। तो कह रहा है भारत में सबसे अधिक कहवा उत्पादन राज्य वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। याद रखिएगा। और सेंटोस जो है ब्राजील के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है। क्या है? सेंटोस ब्राजील के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित क्या है? समुद्री बंदरगाह है। आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको देखिए हम टिक कर दे रहे हैं। तो 55 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे 56 पे 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो 56 का डी होगा। क्या होगा? डी होगा। आगे देखिए 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो 57 का सही आंसर क्या होगा? 57 का ए होगा। क्या होगा? ए होगा। अब क्वेश्चन आइए 58। क्वेश्चन नंबर 58 का सही उत्तर क्या होगा? ये भी देखिए ऐसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। सी होगा। आगे 59 नंबर पे क्वेश्चन 59 नंबर पे क्वेश्चन पे कर रहा है, इसमें 59 भी मैथ का क्वेश्चन है। देखिए 59 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। 59 का ए होगा। 60 का बात करें, 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो 60 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। आगे 61 पे 61 का सही उत्तर क्या होगा? 61 का ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे आइए 62। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। अब आइए देखिए 63 से क्या है? जी के क्वेश्चन है। कह रहा है कि इनमें से किस सुरक्षा उपकरण का कार्य सिद्धांत विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है? बताइए। कह रहा है कि इनमें से किस सुरक्षा उपकरण का कार्य सिद्धांत विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्यूज होगा। क्या होगा? फ्यूज होगा। तो फ्यूज सुरक्षा उपकरण का कार्य सिद्धांत विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर क्या है? तो आधारित है। अब विद्युत फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च और गलनांक क्या होता है? तो निम्न होता है। अब विद्युत फ्यूज जो है शीशा और टीन से बना मिश्र धातु होता है। और विद्युत फ्यूज गर्म तार मतलब में जोड़ी जाती है। याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन रहिए 64 पे, कह रहा है कि जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्रमशः 15, 16, 17, 18 वे निम्न में से कौन सा है? बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? क्या होगा? तो ये हो जाएगा PS, CL और AR। ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जिन तत्वों के परमाणु क्रमशः 15, 16, 17, 18 वे निम्न में से कौन सा है? तो P मतलब क्या होगा? फास्फोरस हो गया। P का फास्फोरस हो गया 15। S मतलब क्या हो गया? S मतलब सल्फर हो गया। क्या हो गया? सल्फर। सल्फर का कितना होता है? 16 होता है। और Cl मतलब क्या? क्लोरीन हो गया। क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का बोले 17 होता है। और AR मतलब क्या? AR मतलब आर्गन हो गया। तो आर्गन का बोलेगा तो परमाणु क्रमांक कितना? सबका परमाणु क्रमांक दिया हुआ था। तो यार फास्फोरस का परमाणु क्रमांक बोलेगा तो 15, सल्फर का परमाणु क्रमांक बोलेगा 16, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक बोलेगा 17 और आर्गन का परमाणु क्रमांक बोलेगा तो कितना होता है? 18 होता है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 65 पे, कह रहा है एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किया सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं? तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। तो कह रहा है एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 66 पे, कह रहा है इनमें से कौन सा खुली श्रृंखला आयु का उदाहरण है? करण में से कौन सा खुली श्रृंखला आयु का उदाहरण है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एथेन होगा। क्या होगा? एथेन होगा। आज जो है ना वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 9 आएगा। आज वॉल्यूम 2 का भी प्रैक्टिस सेट आएगा। बाकी ज्ञान बिंदु का भी आएगा। तो ज्ञान बिंदु का एक सुबह आया है और बाकी और भी नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट 10 नंबर भी आपको आएगा। तो सारा प्रैक्टिस सेट ना ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग बताइएगा अगर स्टडी मूड आपको चाहिए तो स्टडी मूड का भी करवा देते हैं। जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। बिल्कुल हम तैयार है रिवीजन करवाने के लिए। आइए क्वेश्चन 67 कर रहा है कि जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है क्या? बताइए। कह रहा है जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या? मीथेन। क्या है? मीथेन। आइए क्वेश्चन 68 पे कह रहा है किस यौगिक में सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है? बताइए। किस यौगिक में सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, एथेन होगा। एथेन क्या है? इसका एथेन का सूत्र क्या होता है? C2H6 होता है। आइए क्वेश्चन 69 पे कह रहा है परमाणु का नाभिक धनात्मक कैसे होता है? बताइए। परमाणु का जो नाभिक होता है वो कैसे धनात्मक होता है? तो 69 का जो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण क्या होता है? परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है। तो परमाणु का नाभिक धनात्मक कैसे होता है? तो प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण क्या होता है? परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन 70 कह रहा है कि अधिक H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहते हैं, जबकि कम H+ उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? बताइए। तो सही 70 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है। तो कह रहा है कि अधिक H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं, जबकि कम H+ उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं? तो प्रबल अम्ल कहलाते हैं और दुर्बल अम्ल कहलाते हैं।
आई क्वेश्चन 71 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्वि विस्थापन अभिक्रिया है, बताइए। इसमें कह रहा है कौन सा जो है द्वि विस्थापन अभिक्रिया है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 71 का सी होगा। क्या होगा, सी होगा। आगे क्वेश्चन में आइए, याद रखिएगा ना, जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक दो नए यौगिक बनाने के लिए आयनों का आदान प्रदान करते हैं उसे दोहरी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक दो नए यौगिक बनाने के लिए आयनों का आदान प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 72 पे कह रहा है कि शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा सिको, मतलब बड़ा पुत्र था शाहजहां का, दारा सिको था, तो कह रहा है किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 कादिरिया होगा। क्या होगा, कादिरिया। तो शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिको किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था, तो कदरिया का था, कादिरिया का था। आगे कह रहा है क्वेश्चन 73 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, आंध्र प्रदेश। क्या है, आंध्र प्रदेश। आगे क्वेश्चन 74 पे कह रहा है कि अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। इसका 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 3 क्या है, दोनों सही है। 1 और 3 क्या है, सही है। तो अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में बोल रहा है, यह सोसाइटी समाजवादियों का एक समुदाय था जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखता था, बिल्कुल सही है। इस सोसाइटी की स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, अभिनव भारत का, ये बिल्कुल गलत है। इसमें और एक क्या है, सही है, तो मित्र मेला एक क्रांतिकारी गुप्त संस्था का नाम बदलकर 1904 में अभिनव भारत रखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए अभिनव भारत सोसाइटी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, बताइए। बताइएगा कि ये जो है ना अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, बताइए क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा ना कि अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना जयप्रकाश नारायण नहीं किए थे, ये कौन किए थे, विनय सावरकर किए थे, विनायक दामोदर सावरकर। इसका पूरा नाम क्या होगा, विनायक दामोदर सावरकर। मतलब वी डी सावरकर इसका स्थापना किए थे। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो तीनों सही हो गया, बाकी 1 और 3 क्या था, सही था। आगे क्वेश्चन नंबर 75 पे कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है, बताइए। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। सबको पता है 75 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मानसी नाम मेघालय में, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 76 पे कह रहा है कौन सम्मिलित नहीं है, बताइए। इसमें गलत कौन सा है, तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है ना 5 अक्टूबर को नहीं मनाते हैं, याद रखिएगा। एक कब मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाते हैं, 1 अक्टूबर को। क्या होगा, 1 अक्टूबर को मनाते हैं। 1 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाते हैं। और इसमें सही क्या है, तो विश्व खाद्य दिवस बोलेगा तो 16 अक्टूबर बिल्कुल सही है। अब विश्व डाक दिवस बोलेगा तो 9 अक्टूबर बिल्कुल सही है। अब भारतीय वायुसेना दिवस बोलेगा तो 8 अक्टूबर बिल्कुल सही है। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस बोलेगा तो 1 अक्टूबर को मनाते हैं। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। और विश्व शिक्षक दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं, 5 अक्टूबर को। क्या है, विश्व शिक्षक दिवस, याद रखिएगा। विश्व शिक्षक दिवस बोलेगा तो 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व शिक्षक दिवस, याद रखिएगा। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस बोलेगा तो 1 अक्टूबर, और 5 अक्टूबर को बोलेगा तो विश्व शिक्षक दिवस। ठीक है, याद रखिएगा, सभी पॉइंट याद रखिएगा। आइए कह रहा है क्वेश्चन 77 कह रहा है कि भारत का रेलवे एवं यातायात विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है, बताइए। और एक बार आप लोग जो है ना लुसेंट का जो विविध लास्ट में दिया रहता है ना, आप लोग एक बार पूरा पढ़ जाइए। आप लोग विविध से ना बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए विविध लुसेंट का जो पीछे का जो चैप्टर है सारा आप पढ़ जाइए एक बार पूरा अच्छे से। और अगर आपके पास लुसेंट नया वाला नहीं है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसका जो है ना आपको PDF हम पूरा विविध का लेटेस्ट जो है ना लुसेंट का हम आपको भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर चाहिए आप लोग को, सबके पास तो लुसेंट कंपलसरी बुक होगा ही, आप लोग अगर चाहिए तो बोलिएगा, हम आपको भेज देंगे। 77 में क्वेश्चन कर रहा था भारत का रेलवे एवं यातायात विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है, बताइए। भारत का रेलवे एवं यातायात विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है। 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है, बड़ोदरा में, बड़ोदरा गुजरात में है। और यहाँ पर पूछेगा ना कि ये जो है भारत का रेलवे यातायात विश्वविद्यालय का पहले चांसलर कौन थे, तो अश्विनी वैष्णव थे, याद रखिएगा। ठीक है, आगे आइए क्वेश्चन नंबर 78 पे कह रहा है कि होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है, बताइए। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है, तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय ऊर्जा है। क्या है, नाभिकीय ऊर्जा। आगे कह रहा है 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, क्या होगा आंसर, बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, लियोन में है। क्या है, लियोन में स्थित है। लियोन कहाँ है, तो फ्रांस में। कहाँ है, फ्रांस में, याद रखिए। लियोन कहाँ है, तो फ्रांस में स्थित है। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, लियोन फ्रांस में है। और इंटरपोल का फुल फॉर्म पूछेगा, अगर पूरा नाम पूछेगा क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है, याद रखिएगा।
और यह दुनिया का जो है सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। यह दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा पुलिस संगठन, याद रखिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 80 पे कह रहा है कि किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने महिला फीडे अंडर 20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता, बताइए। कह रहा है किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने महिला फीडे अंडर 20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीती है। तो 80 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, दिव्या देशमुख। क्या है, दिव्या देशमुख। आइए कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ ने अंतिम अनुमान के अनुसार 2023-2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर क्या थी। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 8.2%। क्या है, 8.2%। आइए क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया, बताइए। कह रहा है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया, सबको पता होगा, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। बताइए आप लोग क्या आंसर होगा। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, कोलकाता। क्या है, अंडर वाटर मेट्रो बोलेगा तो कोलकाता में। तो याद रखिएगा कि कोलकाता भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है। और याद रखिएगा भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा को हुगली नदी के बीच नीचे, मतलब हुगली नदी किनारे बसा हुआ है ना कोलकाता शहर, तो याद रखिएगा हुगली नदी के नीचे बनाया गया है। और भारत का प्रथम पूछेगा कि वाटर मेट्रो बोलेगा तो कहाँ बनाया गया, तो कोच्चि में। कहाँ बनाया गया, कोच्चि में। अंडर वाटर बोलेगा तो कोलकाता, लेकिन वाटर मेट्रो बोलेगा तो कहाँ होगा, तो कोच्चि में होगा, ठीक है। जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2023 को क्या किया, उद्घाटन किया, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 83 पे ये कह रहा है कि हाल ही में किस संगठन ने बैंक ग्राहकों को शिकायत निवारण में सहायता करने के लिए बैंक क्लिनिक पहल शुरू की है, बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर बताइए क्या हुआ। कह रहा है कि हाल ही में 4-5 करेंट अफेयर्स क्वेश्चन का जो है ना आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए कल से जो है ना, कल जनवरी का पूरा करवाएं करेंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बाकी एक करेंट अफेयर्स का ग्रुप है कुमार गौरव सर का, वो हम मतलब जो है ना इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उस पर भी क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको जनवरी से लेके पर डे जो डेली 10 क्वेश्चन करवाते हैं ना, आपको जनवरी से लेके आपको अभी तक इधर मतलब 10 दिन से क्वेश्चन उसमें नहीं डाला गया है, लेकिन उसमें हम डाल देंगे तो आपको सारा जो है ना क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बस उसको आप पढ़ जाइए। डेली 10 क्वेश्चन, मतलब सोचिए कि 10 दिन में कितना, दादा है कि 100 क्वेश्चन आपको महीना में जितना सारा क्वेश्चन करवाए ना सारा आपको मिल जाएगा। तो उसका हम टेस्ट भी करवा रहे हैं, आज कल करवाए थे 7 बजे। मतलब जिस दिन एडिटोरियल का टेस्ट मतलब क्लास नहीं आएगा उस दिन करेंट अफेयर्स का टेस्ट होगा, और जिस दिन क्लास एडिटोरियल का आएगा उस दिन एडिटोरियल का टेस्ट होगा। तो आप लोग 7 बजे भी टेस्ट दिया कीजिए और टेस्ट ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाइए। तो शाम में कल जनवरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, आज फरवरी का करवाएंगे पूरा। पहले हम मंथली वाइज इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है पूरा 6 मंथ का करवा देते हैं, उसके बाद फिर हम डे बाई डे भी करवा देंगे। तो आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसमें डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक होगा, एक PDF का लिंक होगा, एक टेस्ट का लिंक होगा, एक करेंट अफेयर्स का लिंक होगा। तो तीनों ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इधर उधर भटकने से ना मतलब ही नहीं आपको है, यहाँ पे आए हैं ना आपको सारा कुछ मिल जाएगा एक ही जगह, बस ये विश्वास रखिए। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि हाल ही में किस संगठन ने बैंक ग्राहकों को शिकायत निवारण में सहायता करने के लिए बैंक क्लिनिक पहल शुरू किया है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ, AIBEA, याद रखिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 84 पे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 की मेजबानी की जाएगी। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 की मेजबानी की जाएगी। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या, उत्तराखंड। क्या होगा, उत्तराखंड। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, 85 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 86 का बोले 86 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और 87 का बात करें, 87 का सही उत्तर क्या होगा, 87 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे 88 पे 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो 88 का ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए 89 पे देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है। तो 89 का जो है ना 89 का सही उत्तर क्या होगा, 89 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 89 का सी होगा। आगे देखिए 90 का बोलेगा तो क्या होगा, 90 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे 91 का आइए, 91 का भी बोल रहा है, देखिए 91 का आंसर क्या होगा, 91 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, 91 का ऑप्शन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर सी होगा, सी। आगे 92 पे यही कह रहा है कि कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है। कोशिका में राइबोसोम का जो काम होता है क्या होता है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। तो कोशिका में राइबोसोम का जो काम होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में क्या करना होता है, सहायता करना होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 93 का रहा है कि पौधे की लंबाई किससे बढ़ता है, बताइए पौधे की लंबाई किससे बढ़ाता है। तो 93 का जो राइट आंसर होगा, सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, शीर्षस्थ विभाजक, याद रखिएगा। तो पौधे की लंबाई किससे बढ़ाता है, तो शीर्षस्थ विभाजक होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 94 पे करा, इनमें से कौन सा व्यसन मुक्ति के लिए उत्तम साधन साबित हुआ है। करा, इनमें से कौन सा व्यसन मुक्ति के लिए उत्तम साधन साबित हुआ है।
तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, विटामिन सी होगा। क्या होगा? विटामिन सी। आइए क्वेश्चन रहे 95 पे। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि स्तनियों में निम्न हार्मोनों द्वारा अंडोत्सर्ग होता है, बताइए किसके द्वारा? स्तनियों में निम्न हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग होता है, किसके द्वारा? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, FSH एवं LH द्वारा। आगे कह रहा है कि किस फल में असली तथा नकली फलों के गुण सम्मिलित है, बताइए। कह रहा है कि किस फल में असली मतलब ट्रू, नकली मतलब फॉल्स फलों के गुण सम्मिलित हैं। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? 96 का डी होगा। क्या होगा? डी, काजू में। क्या है? काजू में। तो काजू में असली और नकली फलों के गुण सम्मिलित होते हैं। आइए क्वेश्चन में आइए 97 पे। कह रहा है कि लसिका आंतों में पचित अवशोषित निम्न में से किसका परिवहन करती है? लसिका आंतों में पचित अवशोषित निम्न में से किसका परिवहन करती है? तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए कह रहा है इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव है, बताइए इसमें कौन एक कोशिकीय जीव है? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है, पैरामीशियम है। क्या है? पैरामीशियम। ये क्या है? एक कोशिकीय जीव है। आइए क्वेश्चन में रहिए 99 पे। कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था, बताइए। तो 99 का जो सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, पत्तों की आकृति का नहीं किया था, लेकिन मटर के पौधे की लंबाई किया था, फूलों के रंग किया था, बीज की आकृति किया था। ध्यान रखिएगा, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे की पत्तों की आकृति विशेषता का उपयोग नहीं किया था, लेकिन मेंडल ने मटर के पौधे के 7 विषयार्षी लक्षणों का अध्ययन किया था। कितने? 7, याद रखिएगा। 7 कौन कौन था? बीज की आकृति था, और बीज का रंग था, और पुष्प का रंग, और फलों की आकृति, और फली की रंग, और पुष्प की स्थिति, और पौधे की लंबाई। अब क्वेश्चन में ये लास्ट पे कह रहा है इनमें से असत कथन की पहचान कीजिए। असत कथन इसमें कौन सा है? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीजों में धनायन का धनात्मक आवेश जितना ही कम होगा आयनिक उत्तेजना उतनी ही क्या होगी? कम होगी। तो कह रहा है इनमें से असत्य कथन का मतलब जान कीजिए क्या है, तो गलत है। इसमें सही क्या है? तो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीजों में ऋणायन का ऋणात्मक आवेश जितना ही अधिक होगा आयनिक ऊर्जा उतना ही क्या होगी? बड़ी होगी। बिल्कुल सही है। आवर्त तालिका के प्रथम ग्रुप के नीचे की ओर जाने पर तत्वों की परमाणु ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। तो बी और सी क्या है? तो बिल्कुल सही है। तो ये सेट नंबर था 5, सेट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। बाकी अगले क्लास में सेट नंबर 6 देखेंगे, और आज जो है प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का भी प्रैक्टिस सेट नंबर 9 आएगा। 8 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, और 2 प्रैक्टिस सेट था जो एग्जाम रद्द हुआ था, 2 प्रैक्टिस सेट वो भी करवा चुके हैं। उसका पूरा PDF हम भेज चुके हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग फाइल में जाकर चेक कीजिएगा, आपको सारा मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखते हैं, और वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट आएगा। और बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि स्टडी मोड का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को चाहिए। आप लोग में से कोई बुक अगर लाए हैं तो आप लोग बताइएगा उसका रिव्यू कैसा है, और आप लोग सभी लोग कमेंट में अगर बोलिएगा तो उसका करवाएंगे। आप लोग कमेंट में नहीं बोलिएगा तो जो चल रहा है उसी को रिवीजन करवा देंगे। तो रहने दीजिए आज के लिए, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, और अच्छे से रिवीजन कीजिए।